हाय डियर स्टूडेंट्स, राहुल सर आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि पिछले साल माध्यमिक परीक्षा 2023 यानी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 में जो विज्ञान में 80 MCQ प्रश्न पूछा गया था, उसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है। और इस साल जो 2025 में आप लोग परीक्षा देंगे, उसके लिए भी 80 प्रश्न आपके परीक्षा में MCQ होगा और प्लस 30 प्रश्न, यानी कुल प्रश्न 110 होगा और कुल मार्क्स ऑब्जेक्टिव का रहेगा 40, प्रश्न रहेगा 80, यानी 50-50 चांस आपको रहेगा। जो प्रश्न नहीं आता है कैसे छोड़ा जाता है और जो आ रहा है उसे कैसे बनाया जाता है, यानी टिक किया जाता है, आप देखेंगे। और इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। मैं गारंटी लेता हूं कि आप हर किसी विद्यार्थी के माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए राहुल सर अब ऑनलाइन आ चुके हैं और आप लोगों को 80% से ऊपर मार्क्स कैसे लाना है ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। चॉइस इज योर, यू अटेम्प्ट एनी 40 क्वेश्चंस इज इन 80 क्वेश्चंस। आप लोगों की मर्जी है, जो 40 मन करे वो दीजिए जवाब। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय का मतलब क्या हुआ? जो पुनः जल्दी नहीं बनता है। तो पेट्रोलियम आपको दिख गया होगा जो पुनः जल्दी नहीं बन सकता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेट्रोलियम। और ये सक्षमता परीक्षा BPSC TRE 4 SSCGD सभी लोग देखेंगे, क्योंकि यही प्रश्न उसमें भी आता है, आप देखे होंगे। तो बाकी जो तीनों है, सूर्य है, पवन है, बहती पानी है, ये सभी के सभी नवीकरणीय स्रोत है। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये भी चीज़ जानते चलिए, जो पुनः निर्मित हो जाता है। इंग्लिश में भी यहाँ प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? ये तो आसानी से पकड़ा जा सकता है, आंसर सूर्य हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ये है सूर्य। और सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। और हाइड्रोजन बम, चाहे परमाणु हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे ऊर्जा उत्सर्जित करता है ह्यूज मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो द एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज सन, यानी सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। आप जब LPG जलाते हैं तो भोजन किससे पकता है? उष्मा से, यानी वो क्या कहलाते हैं? तो ईंधन कहलाते हैं। जो दहन कर यानी जल कर उष्मा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ईंधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। ये VVI प्रश्न है। इसका जवाब देखते हैं कितने साथी हमारे दे पाते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आया तो इसे छोड़ दिए, आगे बढ़ गए, लेकिन अगर आ रहा है तो आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये तो मैं सेकेंड फेज में बताऊंगा ही। मॉडल सेट 2 है, मॉडल सेट 1 मैं कराया हूँ। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? प्रिज्म के द्वारा होता है। देखिए यहाँ दर्पण दिया है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया ये समतल दर्पण, दर्पण 2 प्रकार, समतल और गोलीय दर्पण 2 प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा।
समतल में भी आभासी बनता है लेकिन वस्तु के बराबर, ठीक। और अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी और वास्तविक भी। आभासी बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो वस्तु से छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, यानी दोनों प्रकार का इसमें प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहा जाता है, यानी जिस प्लेट पे सनलाइट पड़ता है और वह उसे विद्युत में बदल देता है उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं। 6 प्रश्न में मान लीजिए हमने एक प्रश्न छोड़ा, तो 5 प्रश्न का तो सही उत्तर दिया, मात्र 40 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षारक है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब के सब क्षारक ही हैं, लेकिन यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रबल क्षारक है। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। देखिए ये सारे वीवीआई प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, और ये कहाँ से आता है अब आप लोगों को प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ कि क्लास 10th 9th 10th के ही SCERT NCERT विज्ञान से प्रश्न साइंस का जो बनता है सेट किया जाता है किताब के बीच से। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप 9th 10th पे फोकस करें, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं BPSC TRE की टीचर की, या 6 to 8 की, या 9 10th की। चलिए आगे देखते हैं। बाकी जल का रासायनिक सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए जो विद्यार्थी ये सेट बना जाते हैं, समझिए कि उनका 80 प्रश्न जो भी होगा उनके एग्जाम में, उसमें से 30 प्रश्न इस पेपर से ही लड़ जाएगा, एकदम हूबहू प्रश्न। बाकी मैं चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, MCQ मैथ्स का भी करा दूंगा, सामाजिक विज्ञान का भी करा दूंगा। आप लोगों का प्यार साथ मिला तो मैं 80% अंक कैसे लाना है, कैसे मैं विद्यार्थियों को पहुंचा देता 87 84 86 में प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में। कोचिंग में अब तो खैर गवर्नमेंट जॉब हो गया है तो कोचिंग नहीं चला पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल रक्त में हेमोग्लोबिन किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण? तो ये हो जाएगा हेमोग्लोबिन के कारण। CBSE वाले भी साथी ज़रूर देखेंगे, नीचे इंग्लिश मीडियम में ये प्रश्न दिया हुआ है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है किसके? क्या होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। अगला प्रश्न, दांत का कठोरतम भाग को क्या कहा जाता है? तो इनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज इनामेल। देखिए 11 प्रश्न में मैंने एक प्रश्न छोड़ा, 10 प्रश्न का अटेम्प्ट किया। आपको हो सके कि 11 में से आपका 3 छूटा होता या 4 आपको नहीं पता होता। पहले देखिए तो कि आपको प्रश्न कौन कौन सा पता है। आंसर से ज़्यादा आवश्यक है आपको प्रश्न पे ध्यान देना। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना। देखिए थायरॉक्सिन, थायराइड आप जानते होंगे, थायराइड ग्लैंड, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो ये हो जाता है आयोडीन का। अगला प्रश्न, अपघटक का उदाहरण है। तो देखिए गाय अपघटक थोड़े है, कौन है अपघटक? कवक। अपघटक का उदाहरण कौन है? कवक। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ये सारे के सारे प्रश्न सक्षमता परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। किसमें? तो EVS में, यानी पर्यावरण में। किस में देखने को मिलेगा? तो पर्यावरण में। प्रीवियस प्रश्न में कराया भी हूँ, इस आधार पे बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? अरे वाह,
वायुमंडल पर्यावरण में नहीं है, जल मंडल नहीं है, स्थल मंडल नहीं है, यानी तीनों मंडल मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो हो जाएगा इनमें से सभी। ज़्यादातर चांस होता है जब भी प्रश्न आए इनमें से सभी, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो उसके साथ चले जाइए। लेकिन हाँ, क्लास 10th वाले विद्यार्थियों को मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि 80 प्रश्न में डिट्टो के साथ 40 प्रश्न आपको जो आता है 100% उसी पे टिक कीजिए, तुक्का नहीं लगाइए। देखिए यहाँ से 40 बन जाएगा आपका, प्रैक्टिकल 20 में से मान लीजिए 18 ही मिल गया, तो 58 नंबर पे आप पहुंच गए हैं। 60 नंबर 60% पे फर्स्ट डिवीज़न होता है, 100 में 60, 58 पे आप पहुंच गए हैं। अब आप 40 आ 20 60, अब 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव है, जिसमें से 20 नंबर भी अगर आप ला देते हैं तो कहाँ चला जाएगा स्कोर, 80 पे। ठीक है, मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें आगे, अभी तो शुरुआत है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो देखिए 3 पोषी स्तर होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। कितने पोषी स्तर होते हैं? तो ये हो जाएंगे 3। देखिए यहाँ हो गया घास, हिरन, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र बोला है, वन वन पारिस्थितिक तंत्र, हिरन और क्या हो जाएगा, बाघ। घास, हिरन घास को खाएगी, हिरन को बाघ खा जाएगा। तो कितने पोषी स्तर हुए? 3। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए ये क्या कहना चाहता है, जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, ये क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आयनों का जब आदान प्रदान होगा तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, आदान प्रदान मतलब दो, देगा भी और ले भी रहा है, तो द्विविस्थापन होना चाहिए। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों में आयनों का आदान प्रदान, आयन का, पदार्थों का नहीं होता। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, स्टार मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है? देखिए संतुलन का मतलब हुआ है कि ये एरो हो गया तो ये अभिकारक हुए और ये प्रतिफल हुए। तत्वों के अणुओं की संख्या अगर बराबर है दोनों तरफ, ये LHS में और RHS में भी बराबर है तो संतुलित है, और नहीं तो संतुलित नहीं है। तो इसे कैसे पकड़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पकड़ना, देखिए इधर ऑक्सीजन 2 गो है, 2H2O है ना, तो ये 2 गो ऑक्सीजन है और 4 गो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये तो संतुलित है, आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे में देखिए ऑक्सीजन 6 गो है, तो इधर भी ऑक्सीजन 6 गो है। पोटेशियम 2 गो है तो 2 गो है, कैल्शियम 2 गो है, क्लोरीन, कैल्शियम नहीं क्लोरीन, तो क्लोरीन भी 2 है। देखिए क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है। पोटेशियम 2 है तो 2 है, ये भी संतुलित है, आंसर नहीं होगा। देखिए 2 गो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 गो तो 2 गो, ये भी संतुलित, यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? देखिए 3 दूनी 6, 6 गो ऑक्सीजन, 2 2 4 1 5, माने ये 3 जब नहीं हुआ तो चौथा होना ही होना है, यानी संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। जल का भी पीएच मान और नमक का भी पीएच मान, ये दोनों उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है, यानी अम्ल और क्षारक का प्राकृतिक सूचक कौन कौन है, कौन सा है इसमें से आपको ये बताना है। तो मैंने पहले ही जिक्र कर दूं कि जो आर्टिफिशियल सूचक होता है वो होता है आपका पीएच स्केल, जो सोरेनसन ने बनाया। लेकिन यह कह रहा है प्राकृतिक सूचक कौन है, फेनोफ्थलीन, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ देना चाहिए था इनमें से सभी,
मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थलीन ये आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक सूचक है हल्दी। सही जवाब है, हल्दी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का। किसका? धोवन सोडा का। तो इन दोनों में से आप देख लीजिएगा कौन है। ये आपको क्वेश्चन वीवीआई में मिलेगा और आपको इसका जवाब देना है। नहीं जवाब दे पाएंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं दोनों को लेकर डाउट में हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? चूना, पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। खड़िया जो है विजातीय यौगिक है, चौक। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? बहुत एकदम, देखिए प्रश्न तो ऐसे है सब वीवीआई, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन ये कह रहा है नीले लिटमस, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, नीले को लाल नहीं कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयन जो देता है वो अम्ल होता है, हाइड्रोजन आयन जो देगा वो अम्ल होगा और ये क्षार होगा। तो ए और बी में कौन सा आंसर सही होगा? यानी ऊपर वाला अम्ल होगा, नीचे वाला क्षार होगा। और नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो आपको जवाब कमेंट में देना है 24 नंबर प्रश्न का, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। फल पकाने वाला हार्मोन है, तो फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। बाकी ये सारे पादप हार्मोन है, लेकिन एथिलीन क्या है? फल पकाने वाला हार्मोन है। गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृत जीव स्वपोषी शैवाल है, एक परजीवी है। तो इसको मृत जीवी कहा जा सकता है। क्या है? मृत जीवी। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। ओजोन परत को नष्ट कौन सा गैस कर रहा है सबसे ज़्यादा? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के मोटाई को मापने की इकाई क्या है? तो वो है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक कह रहा है समभोजी, मृतजीवी, स्वपोषी। तो ये हो जाएगा, कवक में समभोजी होते हैं, ये हेलोजोइक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, चक्रीय, द्विदिशीय, एक दिशीय। तो ये चक्रीय होता है। इसको देखिए, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। कितने? मानव हृदय में 3 या 4। ब्रेन में मानव हृदय की बात कहा है ना। चलिए 3 पे जाते हैं, लेकिन इसे भी आप स्टार मार्क करिए। 3 या 4 में डाउट हो गया। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। किनसे? चिंपैंजी से। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये दूध से दही बन रहा है ना, किण्वन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? किण्वन अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? लेंस की बात कह रहा है। देखिए ये किसकी बात कह रहा है? लेंस की। किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे आप लोग? किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे? अब आप बता सकते हैं अवतल लेंस को, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश को जो लेंस फैलाएगा वो अपसारी, अपसारी का मतलब ही तो है फैलाव। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ये लाल रंग का अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। इसलिए सिग्नल का कलर क्या होता है? रंग लाल होता है।
मोर वेवलेंथ। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में या दोनों? कमेंट में जवाब आपको देना है। फिजिक्स का प्रश्न है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? वोल्टमीटर में, एमीटर में, विद्युत सेल में, कुंडली में। तो ये कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगी अपसारी, अभिसारी, समांतर, इनमें से कोई नहीं। ये समांतर होंगी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो ये वेबर है। क्या है? वेबर। नेक्स्ट है, एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्पतमांक क्या है? न्यूमेरिकली में ये स्टार मार्क कर लीजिए। न्यूमेरिकली जब मैं आपको कराऊंगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव में, तो ये प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। अगला प्रश्न है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या प्रश्न पूछा है? ये जैसे 2 ओम है और 2 ओम है। अगर ये समांतर, क्या कहा है? समांतर श्रेणी होता तो अधिक होता है। तो क्या होता? अधिक होता। अब समांतर कह रहा है 1/2 जोड़ 1/2, तो 2 का लघुत्तम 2 हुआ और 1 जोड़ 1 2 हुआ, कट के क्या आया? 1। तो कह रहा है कि यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध से ये कम हुआ कि अधिक? कम हुआ। अगर श्रेणी क्रम होता तो 4 ओम होता, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो पत्तियों के वात्र रंध्रों से। किससे? निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो ये वात्र रंध्रों से, यानी पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र को रंध्र यानी स्टोमाटा कहा जाता है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? देखिए, श्वसन क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो केवल ऊर्जा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो जल। ये देखिए, उष्मा, इन सभी को आप चले जाइएगा, ना रुक जाइए। केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त थोड़े होगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होगा। केवल ऊर्जा, केवल ये और इन सब, ये सब हो जाएगा इसका जवाब। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये कोशिका झिल्ली परागम्य झिल्ली होती है। रुकिए 1 मिनट, यहाँ प्रश्न में क्या है? व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन? तो ये अर्धपरागम्य होती हैं। क्या होती हैं? अर्धपरागम्य होती हैं। अगला प्रश्न, एटीपी का विस्तारित रूप है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट नहीं, ट्राई एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जवाब आप छोड़ दीजिए, अभी आगे देखा जाएगा। आगे चलते हैं, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का उपयोग होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर और दोनों पर। तो इसका सवाल आंसर हो जाए दोनों पर। इसका जवाब क्या हो जाएगा? दोनों पर। अब है
कैल्शियम क्लोरो या कैल्शियम ऑक्सिक ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड है। किसका? कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड का ये साधारण नाम है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम, और ये सोडियम क्लोराइड प्लस, तो ये इसका, देखिए यहाँ भी डाउट वाला हो गया प्रश्न, तो स्टार मार्क कीजिए। हम लोगों को तो 80 में 40 देना है ना, बाकी आप देख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न भी, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है उसका नाम है सोल्डर या पीतल या जर्मन सिल्वर या कांसा, तो कमेंट में जवाब दीजिए 51 नंबर का। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन अणु के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड, तो ये 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यशद पुष्प क्या है? तो ZnSO4 यशद पुष्प है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेतक, निम्नलिखित में से कार्बोनिक समूह का संकेतक कौन है? तो कार्बोनिल समूह का संकेतक है CO, ये कार्बोनिल समूह का, ये कीटोन समूह का एल्डिहाइड है, तो ये कार्बोनिल समूह का संकेतक है C। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? अल्केन एल्काइन, CnH2n-2, अल्केन अल्काइन एल्कीन, तो CnH2n-2 ये एल्काइन हो जाता है। तो एथीन, मेथेन तो एल्केन का सदस्य हो जाएगा, ये हो जाएगा एथीन। नेक्स्ट है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो देखिए चिन्ह के परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, और बाएं तरफ जो दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा और दाएं तरफ जो होगा धनात्मक होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच, क्योंकि आभासी बनेगा तभी आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो फोकस और ध्रुव के बीच आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? मान लीजिए उधर आपने 3-4 प्रश्न या 5 प्रश्न छोड़ा है, 500 प्रश्न, तो इधर आकर के आप देखिए, लास्ट तक देखिए प्रश्न को, 80 में 40 आपको एकदम 100% सही मारना है। डाउट वाला है उसे स्टार मार्क करके छोड़ दीजिए, मतलब आप टच ही ना कीजिए। देखिए 5 से 7 सेट मैं आपको करा दूंगा, या फिर 4 सेट आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन कम से कम 5 से 8 सेट मैं करा दूंगा विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और गणित का। इन 3 सब्जेक्ट में आपका 80 जोड़ 80 जोड़ 80 पार करा दूंगा मैं। तो 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 240 अंक आ गया। मान लीजिए 80 पार कराया तो 80 तक लाया तो अब 2 सब्जेक्ट जो बचेगा, इंग्लिश का तो मार्क्स जुड़ता नहीं है, उसमें क्या आप 50 नंबर भी नहीं ला सकते हैं, तो 100 नंबर आ जाएगा। तो कितना हो गया? 340, माने कम से कम कितना हो गया? 340, 50 लाए तो, और मान लीजिए आपने इसमें भी 80 ला दिया, कम से कम कह रहा हूँ फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा, यानी 60, 8 × 40, 68, 70% के करीब आप पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ 70 लाना होगा, तो 70 140,
240 और 140 कितना हो जाएगा? 380 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 305 से भाग दीजिएगा जब 380 में, 380 में जब आप 5 से भाग दीजिएगा, 7 पचे 35, 76% मार्क्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। परावर्तन के भी 2 नियम। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर, जिसे स्नेल का नियम भी आप कहते हैं। ये नंबर हो जाएगा। लेंस क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है U/V। क्या होता है? U/V, V/U, U/V। नेक्स्ट है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। कम समय लगे इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाया हूँ। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? 2, 8, 8, 8, 16, 2, 18 और 1, 19। संयोजकता क्या है? 1। वैलेंस संयोजकता मैं आपको सिखा दूंगा निकालना। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो CnH2n+2 हो जाएगा। ये एल्काइन का होता है और ये एल्कीन का होता है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? बताइए। 9, तो 29 या 39, तो ये 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या, फ्लोरीन का है ना 26, 27, 28, 29। 29 पे, 29 या 39 पे हमको डाउट है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, pH मान 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम। लाल को नीला कर रहा है, अम्ल होगा, और अम्ल का pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 परमाणु भार, ये सम संख्या है तो इसका डबल 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और हेमेटाइट लोहा का। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है, तब मैग्नीशियम, तब कॉपर, तब जिंक। ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए, एल्युमिनियम ले लिया किसको? ऑक्सीजन को, और आयरन किसको लिया? लोहा। यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है। किसको विस्थापित कर रहा है? ये एल्युमिनियम और आयरन को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। नेक्स्ट, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? एल्युमिनियम की बात कहा है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13, तो 2, 8, 3। ये तीसरे, क्या आवर्त कह रहा है ना, उदग्र नहीं, आवर्त कह रहा है। तो तीसरे आवर्त के, ऐसे देख लीजिएगा, इसे छोड़ दीजिए, आगे देखेंगे फिर। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ तृतीयक पोषी स्तर में आता है। पीत रस का स्त्राव करता है, यह कीर्त द्वारा होता है। और मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात होते हैं, समजात अंग होते हैं। और सेकेंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? यानी विखंडित होता है, तो हाइड्रा हो जाएगा। और किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? फिनोटाइप, अनुवांशिकता। जीनी संरचना क्या कहलाती है? अनुवांशिकता कहलाती है। तो ये रहा 80 प्रश्नों का MCQ, जो इसी तरह से प्रश्न पत्र सेट होता है, और आपको 80 में 40 देना होगा। और ऐसे ही प्रश्न अगर आप गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का जानना चाहते हैं,
वीवीआई प्रश्नों को करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।